नमस्कार विद्यार्थियों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अभी तक हमने विधानसभा का जो लेक्चर पढ़ा है, मतलब अभी तक दो हमने लेक्चर देखे हैं विधानसभा के बारे में, जिसमें हमने विधानसभा का बेसिक परिचय देखा है और उसके बाद में विधानसभा के पदाधिकारी देखे हैं। और अब हम विधानसभा की योग्य मतलब जो विधानसभा सदस्य हैं उनकी योग्यताएं, अधिकार और विधानसभा की शक्ति के बारे में इस लेक्चर में देखेंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों का विनायक एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं स्वागत करता हूं और आगे हम देखते हैं। और आज हमारा ये विधानसभा वाला लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम जो देखेंगे राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमने अभी विधानसभा की बेसिक जानकारी हम देख सकते हैं कि हमारा पहला लेक्चर रहा था विधानसभा वाला। विधानसभा, उसमें हमने विधानसभा की जो जितनी भी सामान्य बातें हैं, विधानसभा की सामान्य बातें, इसमें हमने सामान्य जितने भी तथ्य हैं और उसमें विधानसभा जो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उसके पूर्व की स्थिति देखी थी, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी के बारे में, क्या कहाँ कहाँ कौन सी विधानसभा थी, क्या चीज़ें थी। और भोपाल विधानसभा के बारे में भी देखा हमने। और उसके बाद में हमने दूसरा नंबर देखा विधानसभा के अंतर्गत पदाधिकारी। पदाधिकारी के बारे में देखा था अभी। जो हमारा इससे पहले का लेक्चर था उसमें हमने विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष के बारे में देखा था। जो विधानसभा में विपक्षी दल का सदस्य होता है और जिसको कैबिनेट का मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। इतना हमने अभी तक के हमारे जो विधानसभा से संबंधित लेक्चर हुए हैं उसमें हमने ये चीज़ें देखी है। ठीक है, अब हम आगे हमारी देखेंगे। और आपको बताया था मैंने कि जो सामान्य हमने चीज़ें देखी थी उसमें से क्वेश्चन भी आए थे, लेकिन हमारे जो आयोग है एमपीपीएससी, उसने जो 1 जून को एग्ज़ाम हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर था उसमें मध्य प्रदेश विधानसभा की वर्तमान सदस्य संख्या पूछी थी। तो उसमें आंसर क्या मान लिया था, 225। लेकिन फिर कुछ प्रक्रिया की गई, न्यूज़पेपर को में जानकारी दी गई कि भाई विधानसभा सदस्य के बारे में जो एक्सपर्ट है एमपीपीएससी को उनको जानकारी नहीं है। और न्यूज़पेपर में आया, उसके बाद में उन्होंने उसको आंसर की में शुद्धि की और 230 आंसर माना। ठीक है, तो ये हमने चीज़ें बेसिक चीज़ें पढ़ी थी और आज हम ये चीज़ें आगे बढ़ाते हैं और विधानसभा सदस्यों की योग्यता के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा सदस्य की योग्यता के बारे में वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल जो 173 है, आर्टिकल 173 में विधानसभा सदस्यों के बारे में योग्यताएं दी गई है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि विधानसभा सदस्यों के लिए योग्यता क्या है। तो सबसे पहले भारत का नागरिक हो, सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, है ना, वह पागल या दिवालिया ना हो और वह किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो, है ना, किसी भी प्रकार का लाभ उसको नहीं मिल रहा हो, ऐसे पद पे ना हो। ठीक है, ये कुछ प्रमुख विशेषताएं मतलब इनकी योग्यताएं हैं। इसमें क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है और इसमें पूछा हुआ है कि विधानसभा, इसमें विधानसभा, विधानसभा, विधानसभा सदस्य, सदस्य की न्यूनतम आयु के बारे में पूछा हुआ है। न्यूनतम आयु के बारे में पूछा हुआ है, तो ये कितनी है, 25 वर्ष, है ना। ऐसे ही जो विधान परिषद होती है, विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद हमारे यहाँ नहीं है, 6 राज्यों में है, लेकिन
7वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें मध्य प्रदेश का भी वर्णन किया गया था, लेकिन वर्तमान तक अभी तक गठन नहीं हुआ है। तो विधान परिषद जैसे जो हमारी विधानसभा है वो किसके सामने के समक्ष है, लोकसभा के समक्ष है ना। यहाँ पे डायरेक्ट निर्वाचन होता है, तो निर्वाचित होके आते हैं जैसे लोकसभा में आते हैं वैसे ही। तो जैसे लोकसभा सदस्य की भी न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष, और यहाँ भी विधानसभा की 25। इसी प्रकार जो राज्यसभा के समान राज्य में विधान परिषद को दिया गया है, राज्यसभा के समान विधान परिषद। तो राज्यसभा और विधानसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी है, 30 वर्ष। ठीक है, 30 वर्ष, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, जो हमारा पंचायत पंचायत के बारे में पूछते हैं। पंचायत मतलब सरपंच, पंचायत सरपंच। तो सरपंच की आयु कितनी, सरपंच सरपंच की आयु, सरपंच की 21। और वोट देने का अधिकार जो आर्टिकल 326 में है, आर्टिकल 326 में है, इसका वर्णन किया गया है। सार्वभौमिक मताधिकार का वर्णन किया गया है, और ये आर्टिकल 326 में इसका वर्णन किया गया है। ये पहले कितना था, 21 वर्ष, लेकिन इसको 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा कितना किया गया, 18 वर्ष। अब जो 18 वर्ष का व्यक्ति है वह वोट देने का अधिकार रखता है। और वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, राजनीतिक अधिकार। ठीक है, तो ये हमने कुछ अन्य चीज़ें भी देखी जो पूछी जाती है, उन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे आपको बताया। संविधान विधानसभा सदस्यों की योग्यता के बारे में किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है, आर्टिकल 173, और ये योग्यताएं हैं, इनको मैंने यहाँ पे बताया है। अब आता है कि मंत्रिपरिषद की आर्ताएं, है ना, आर्ता योग्यताएं का वर्णन कहाँ किया गया है, मंत्रिपरिषद। अब यहाँ पे जो मंत्रिपरिषद की बात आती है या मंत्री की बात आती है, मंत्रिपरिषद, है ना, मंत्रिपरिषद या मंत्री, है ना। तो जो मंत्री को पद एवं शपथ की मतलब पद की शपथ कौन दिलवाता है, तो वो राज्यपाल दिलवाता है, राज्यपाल। ठीक है, लेकिन किसके परामर्श से, परामर्श कौन करता है, किसको मंत्री बनाना है, किसको मंत्री नहीं बनाना है, वो कौन है, मुख्यमंत्री। इसके लिए मुख्यमंत्री को प्रशासन की धुरी बोलते हैं, राज्य की धुरी बोलते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं कि संविधान में मंत्रियों के अर्हताओं से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 164 में 164 में दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि कोई भी मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। इस कथन के आधार पर मंत्री पद की दो अर्हताएं समझी जा सकती है। ठीक है, दो पर इसमें ये बोला गया है, सामान्य रूप से मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई अगर किसी व्यक्ति ने चुनाव नहीं लड़ा है, जैसे आप या मैं, अगर आप जैसे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार है, अब यहाँ पे अगर आपके टर्म अच्छे हो, आप अगर वर्तमान में हो सकता है कि जो एक संगठन है हमारे पार्टी से संबंधित है, आरएसएस, है ना, अगर आप आरएसएस से जुड़े हैं और आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं और अच्छे सामाजिक कार्य सरोकार कर रहे हैं, कई दिनों से आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, हो सकता है शिक्षा के क्षेत्र में आपने कई कार्य किए हों, आप किसी एनजीओ से जुड़े हो, और आपको कोई मंत्री पद दिया जाए, है ना, तो आपको मंत्री बना दिया जाएगा, राज्यपाल शपथ दिलवा देंगे। लेकिन आप मंत्री बिना विधायक, बिना निर्वाचन के 6 माह तक बन सकते हैं, है ना। 6 माह के अंदर मतलब 6 माह आपके अगर हुए, और अगर आप 6 माह में आपने विधानसभा चुनाव लड़कर विधानसभा चुनाव लड़कर सदस्यता
सदस्यता ले ली तो आप कंटिन्यू मंत्री बने रहेंगे। अन्यथा अगर आप विधानसभा सदस्य नहीं बने, अगर आपने किसी कारण विधानसभा चुनाव नहीं हुआ और वहाँ पे आप निर्वाचित नहीं हुए, अगर आप विधानसभा से चुनाव लड़ते भी है, जैसे अगर हम देखेंगे जो कांग्रेस की सरकार से आए थे रावत, उनका नाम जैसे कहाँ से लड़े थे, ये इधर अशोकनगर गुना उना से थे, और रावत जी थे, ये रामनिवास रावत है ना, इनका पूरा नाम था रामनिवास रावत, रामनिवास रावत। ठीक है, ये कहाँ से आए थे? कांग्रेस से आए थे। इन्होंने बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी ने इनको मंत्री बना दिया, मंत्री बना दिया मोहन यादव की सरकार में। फिर उपचुनाव हुए, फिर क्या हुए? उपचुनाव, उपचुनाव हुए। उपचुनाव में रामनिवास रावत हार गए, कांग्रेस के जो व्यक्ति थे वो जीत गए, तो रामनिवास रावत को जो मंत्री थे, मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, तो ये मैंने चीज़ें आपको सरल भाषा में उदाहरण देके समझा दी, वर्तमान का उदाहरण भी दे दिया। ठीक है, 6 माह की किसी अवधि तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति, उस अवधि की समाप्ति, 6 माह की अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। इस कथन के आधार पर दो अर्हताएं, दो योग्यताएं, अर्हता मतलब योग्यता, योग्यता, योग्यताएं समझी जा सकती है। ठीक है, पहला, मंत्री बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति राज्य के विधानमंडल के दोनों सदन, मतलब जैसे मध्य प्रदेश में तो एक ही सदन है, एक सदनीय विधायिका है, लेकिन दोनों सदन जैसे 6 राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश है, यहाँ विधानसभा और विधान परिषद, जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा। अगर राज्यसभा का भी कोई व्यक्ति रहेगा तो उसको प्रधानमंत्री अपने जो कैबिनेट है उसमें शामिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद है, तो विधान परिषद के सदस्य को भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो। यदि कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो अधिकतम 6 महीने के लिए मंत्री रह सकता है। ये चीज़ें मैंने आपको बेसिक भाषा में, सरल भाषा में समझा दी है। ठीक है, अब आगे आता है मंत्रियों की शपथ, मंत्रियों की शपथ। ठीक है, मंत्रियों की शपथ, मंत्रियों की शपथ। अब आगे आता है मंत्रियों की शपथ के बारे में। किसी मंत्री के द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल संविधान की तीसरी अनुसूची, कौन सी अनुसूची, ये ध्यान रखना है आपको, तीसरी अनुसूची। अब इसमें आता है कई बार स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाता है दूसरी अनुसूची से। तो दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? वहाँ पे वेतन भत्ते के बारे में दिया गया है। किसके बारे में? वेतन व भत्ते के बारे में। ठीक है, काई के बारे में दिया गया है? वेतन और भत्ते। लेकिन तीसरी अनुसूची में जो पदाधिकारी है संवैधानिक पद पर, उनकी शपथ के बारे में दिया गया है। ठीक है, शपथ के बारे में। तो तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप, है ना, आप जब किसी मंत्री के द्वारा या कोई मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वो राज्यपाल, उपराज्यपाल के द्वारा जब शपथ ली जाती है तो का प्रारूप रहता है। जो जैसे अगर राज्यपाल है तो राज्यपाल बोलते हैं कि मैं, तो मतलब जो सामने मंत्री रहता है वो बोलता है कि मैं, जैसे अगर मेरे को मंत्री बना दिया जाए तो मैं बोलूँगा मैं धर्मवीर बिश्नोई, और उसमें जो लाइन रहेगी कि संविधान का संरक्षण करूंगा, उनके दायित्व को पूरा करूंगा, ऐसा एक प्रारूप रहता है। उस प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है, पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। ठीक है, तो कौन दिलाता है मंत्रियों को शपथ? राज्यपाल। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सी अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में। कौन से आर्टिकल में? योग्यताओं के बारे में 164 में अपन ने अभी देखा था कि ये जो पिछला आर्टिकल है 164 104 में। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 164(3) के अनुसार पद ग्रहण करने के पूर्व मुख्यमंत्री को राज्यपाल के समक्ष दो देनी पड़ती है। मुख्यमंत्री को दो, पद के कर्तव्य पालन की शपथ तथा गोपनीयता की शपथ।
है ना। जो भी उसके संबंधित जो विभाग की जानकारी रहेगी, जो पद से संबंधित गोपनीय जानकारी रहेगी, वह उजागर नहीं करेगा। इसकी भी शपथ आपने देखा होगा, 2 प्रकार की शपथ होती है। सामान्य रूप से अगर आप एक्टिव विद्यार्थी होंगे, आप अगर अच्छे विद्यार्थी होंगे, तो इन सभी चीज़ों का जब शपथ होती है किसी पदाधिकारी की, जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, या किसी मंत्री की, या किसी राज्य की मंत्रिपरिषद की, तो आप इन शपथों को आराम से, जो समाचार होते हैं, जो न्यूज़ चैनल होते हैं, उनमें आप अगर ज़रूर देखते होंगे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं अगला, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। ठीक है, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल के बारे में हम देखते हैं इसमें। तो सामान्य मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, 5 वर्षों का। ठीक है, सामान्यतः, क्या बोला है यहाँ पे, सामान्यतः वर्ड है। विधानसभा में अपना बहुमत खोने के पश्चात, परंतु लिखा है ना, परंतु विधानसभा में अपना बहुमत खोने के पश्चात मंत्रिपरिषद अपनी निर्धारित अवधि से पहले ही विघटित हो जाती है, विघटित हो जाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे, वर्ष 2018 में चुनाव हुए मध्य प्रदेश में। ठीक है, 15वीं विधानसभा के लिए, 15वीं विधानसभा, है ना, विधानसभा के लिए विद्यार्थियों, देखियो जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो वर्तमान करेंट अफेयर से जोड़ के बता रहा हूँ, जो विगत कुछ वर्षों में हुआ है। और जैसे अभी मैंने जहाँ पे दिया था एग्जाम्पल रामनिवास रावत वाला, तो वो बता दिया, बेसिक से समझ में आ गया होगा। जैसे 15वीं विधानसभा चुनाव हुए, बहुमत किसको मिला, बहुमत मिला कांग्रेस को, कांग्रेस को बहुमत मिला। और सरकार किसकी बनी, कांग्रेस की, सीएम बने कमलनाथ, कमलनाथ। लेकिन मार्च 2020, मार्च 2020, ठीक है, ये 15 माह रहे। कब हुए चुनाव, नवंबर दिसंबर 2018 में चुनाव हुए, है ना। और मार्च 2020 तक कमलनाथ राज्य के मुख्यमंत्री रहे। बहुमत समाप्त हो गया, दल बदल गए, कुछ मंत्री ने पद मतलब दल बदल लिया, तो यहाँ पे अल्पमत में आ गए कमलनाथ, कमलनाथ ने इस्तीफा दिया। इसके पश्चात जो वर्तमान केंद्रीय मंत्री हैं और हमारे कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान, वह मुख्यमंत्री बने। और कब तक रहे ये, जब 2023 में, वर्ष 2023 में हमारा चुनाव हुए 16वीं विधानसभा के लिए, तब तक बने। तो ये जो विधानसभा की अवधि है वो 5 वर्ष की होती है। अब 5 वर्ष में बाई चांस जैसे ये 2 बार 2 अलग अलग दलों की सरकार बनी, है ना, तो ये हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये हुए तो ये 5 वर्ष के बाद में इनका ये बहुमत खत्म हो गया, तब शिवराज सिंह चौहान 5 वर्ष से रहेंगे। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष रहता है। 5 वर्ष में जिसको बहुमत रहेगा उसकी सरकार रहेगी। अगर अल्पमत है तो जिसके पास में बहुमत है वो सरकार बनाने के लिए राज्यपाल या केंद्र में राष्ट्रपति के समक्ष अपने प्रस्तुत कर सकता है और विधानसभा में बहुमत सिद्ध कर सकता है, या केंद्र में लोकसभा में बहुमत सिद्ध कर सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी बताई मैंने। संविधान के अनुच्छेद 365 के अंतर्गत जब राज्य में राष्ट्रपति शासन आरोपित किया जाता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। ठीक है, अब हमारे एक क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, अब इससे संबंधित चीजें हैं। एक आर्टिकल आता है हमारा 356 और एक आर्टिकल आता है 365। ठीक है, तो ये 365, ये 2 आर्टिकल में राष्ट्रपति शासन के बारे में वर्णन दिया गया है। ठीक है ना,
तो इनको आप ध्यान रखना है, इनको डिटेल में आप पढ़ना है। आपको पॉलिटी जो भी पढ़ाता है उनसे पूछना है इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का वर्णन दिया गया है। तो वहाँ पर कभी अगर 356 ऑप्शन में ना हो, वो 365 ऑप्शन में हो, तो कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट, क्योंकि ये 356 जो है 352, 356 और 360, ये व्यक्ति जो भी स्टूडेंट रहता है उसकी सामान्य जवाब पे रहता है और कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको ये दोनों आर्टिकल को ध्यान रखना है, इनके बारे में और गहन अध्ययन करना है। ठीक है, तो ये मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, राष्ट्रपति शासन आरोपित किया जाता है तो। ठीक है, मुख्यमंत्री के अनुरोध पर भी राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद को भंग किया जा सकता है। मुख्यमंत्री अगर चाहे तो किसी को मंत्री को हटा भी सकता है, किसी को मंत्री बना भी सकता है। ठीक है, और मुख्यमंत्री अगर चाहे तो इस्तीफा दे दें तो मंत्रिपरिषद स्वतः भंग समाप्त हो जाएगी। स्वतः अगर मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो जो मंत्रिपरिषद है वह स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री के अनुरोध पर भी मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगला। आगे यहाँ तक अभी तक आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। आगे आता है मंत्री के उत्तरदायित्व। ठीक है, तो मंत्रियों के उत्तरदायित्व दो प्रकार के होते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व अनुच्छेद 164 के में स्पष्ट करता है कि राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति रहेगा। सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति रहेगा और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं एवं मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री से मतभेद की स्थिति में मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल संबंधित मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। इसके लिए जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हो या चाहे कभी भी मुख्यमंत्री हो, सभी मंत्री मुख्यमंत्री से संबंध बना के चलते हैं, कोई विवाद नहीं चाहते हैं। बाई चांस कभी विवाद हो गया, चीज़ें हुई, तो जो मंत्री हैं, मंत्री महोदय, उनको बर्खास्त करवा सकते हैं, बर्खास्त करवा सकते हैं राज्यपाल को बोल के। राज्यपाल को अगर प्रतिवेदन दे दें कि भाई इनको हटाओ, इनको आप, मैं बोल रहा हूँ, सलाह पर राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। तो ये सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व मैंने बताया। सामूहिक उत्तरदायित्व कौन के प्रति है? विधानसभा के प्रति है। और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व कौन के? राज्यपाल के प्रति। ठीक है, राज्यपाल हिडन में मुख्यमंत्री। ठीक है, अब ये विधान परिषद की होती, अभी हमने जैसे विधान परिषद हमारी यहाँ पे है नहीं, लेकिन उसकी बेसिक जानकारी हमने पढ़ी। तो यहाँ पे राज्यसभा की तरह विधान परिषद एक सतत सतत है, मतलब निकाय है। कक्ष आ गया वो, उसको निकाय करिए, निकाय है, अर्थात ये स्थायी निकाय है जो ये भंग नहीं किया जा सकता, है ना। तो ये भंग नहीं किया जा सकता। इसमें जो हर 2 साल में सदस्य का रोटेशन होता रहता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, विधानमंडल में अब है सदनों की शपथ एवं पुष्टि। विधानमंडल में अपनी सीट, अपना पद लेने से पहले दोनों सदनों के सदस्यों को राज्यपाल के समक्ष शपथ या पुष्टि करनी होती है। राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं। आगे आता है राज्य विधानमंडल की शक्तियां एवं कार्य, है ना। राज्य विधानमंडल एक सदन विधानसभा या 2 सदन राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद से मिलकर बनता है। जैसे उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लेंगे आप, तो वहाँ पे विधानमंडल
दो सदनीय है, दो दो सदनीय, क्या तो ऐसे लिखेंगे दो सदनीय, दो सदनीय है ना। तो इसमें क्या क्या शामिल है, एक दो विधान सभा और विधान परिषद, ठीक है, इससे मिलके बनता ही है। ठीक है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश जो है यहाँ पे एक सदनीय है, एक सदनीय, एक सदनीय है विधान सभा, विधान सभा, ठीक है, ध्यान रखना है ये। तो विधान परिषद से मिलकर बनता है, दोनों सदनों की संयुक्त रूप से शक्तियां एवं कार्यों का विवरण इस प्रकार है। तो ये विधायी शक्ति होती है, कार्यपालिका की पर नियंत्रण, चुनाव संबंधी कार्य, संवैधानिक कार्य और वित्तीय शक्तियां, ये शक्तियां हैं जो विधान मंडल को प्राप्त होती है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं विधायी शक्तियां। प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को 62 जो राज्य सूची और 52 संवर्ती सूची। अब आपको मैंने ये बता देता हूँ कि जो संविधान है हमारा, भारतीय संविधान है ना, संविधान है हमारा भारतीय संविधान, उसमें अनुसूची है, मतलब टोटल कितनी, 22 भाग में 365 अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है, और मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, और वर्तमान संविधान में टोटल 12 अनुसूची है। ठीक है, अनुसूची है। तो इसमें हमारी जो सातवीं अनुसूची है, सातवीं अनुसूची है, अनुसूची, सातवीं अनुसूची, उसमें क्या है, 3 प्रकार की सूची है ना। सातवीं अनुसूची में 3 प्रकार से, संघ सूची, संघ संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ठीक है, राज्य सूची, संवर्ती सूची, ये 3 प्रकार की सूची है। तो यही विधायी शक्ति के में दिया गया है कि जो राज्य विधानमंडल में 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के 62 जो विषय हैं, 52 संवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। कौन, विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। राज्य सूची के सभी विषय पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकती है, परंतु कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर विधि बनाने के निर्माण करने से पूर्व राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। मतलब जो टोटल ये हैं इन पे कानून बना सकती है, लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर राज्यपाल की पूर्व अनुमति आवश्यक है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कुछ विधेयक राज्य विधानमंडल में प्रस्तावित किए जाने से पूर्व उन पर राष्ट्रपति की भी स्वीकृति ली जाती है, राष्ट्रपति की भी स्वीकृति ली जाती है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें मैंने बताई आपको। अभी इसमें इस प्रकार राज्य विधानमंडल संसद के समान विधि निर्माण के क्षेत्र में सर्वशक्तिशाली नहीं है, परंतु फिर भी राज्य के लिए यह कानून निर्मात्री संस्था है। ठीक है, क्योंकि पूरी हैंड फ्री नहीं है यहाँ पे कुछ मामलों में राज्यपाल और कुछ मामलों में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना पड़ता है। राज्य विधानमंडलीय शक्ति सही अर्थों में तो राज्य विधानसभा में ही निहित है। ठीक है, राज्यसभा जो राज्य विधानमंडल है उसकी मतलब अगर सही अर्थों में देखें तो शक्तिशाली सदन कौन सा है, तो विधानसभा है। ठीक है, विधानसभा मतलब निम्न सदन, निम्न सदन। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे आता है विधायी शक्तियाँ में क्या है, जो अन्य विधायी शक्तियों के बारे में विधान इसमें साधारण विधेयक यद्यपि दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। जैसे हम विधानमंडल और मतलब विधानसभा विधान परिषद को देख रहे हैं, हमारे यहाँ एक सदन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ 2 सदन है, दोनों सदन साधारण विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है,
पेश किया जा सकता है, लेकिन अधिकांश विधेयक राज्य विधानसभा में ही पेश होते हैं। यद्यपि विधानमंडल द्विसदनात्मक है तो विधेयक विधानसभा से पास होकर विधान परिषद के पास जाता है। मतलब विधान परिषद यदि उसे रद्द कर दे या 3 माह तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं करे, उसमें ऐसे संशोधन कर दे जो विधानसभा को स्वीकृत नहीं है, तो विधानसभा उस विधेयक को दोबारा पास करती है। दोबारा पास करने के पश्चात उसे पुनः विधान परिषद के पास भेजा जाता है। इसमें आप देख सकते हैं, पहले तो साधारण विधेयक की बात कर लेते हैं। साधारण विधेयक, साधारण विधेयक अगर दो सदन है तो कहाँ पे दोनों में सदनों में से किसी भी सदन में रखा जा सकता है। लेकिन जैसे हमारे मध्य प्रदेश के हम देखते हैं अभी एक सदनीय है, तो विधानसभा में ही रखा जाता है। जैसे अन्य राज्यों में दो सदन है तो विधानसभा में रखा जाएगा, यहाँ से पास होगा और पास होने के पश्चात पारित होगा। यहाँ पे पारित होने के पश्चात कहाँ पे जाएगा? विधान परिषद में। विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद में जाएगा। विधान परिषद यदि उसको रद्द भी कर सकती है, मतलब और रद्द, संशोधन, संशोधन कर सकती है ना। 3 माह तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं करे तो वो रद्द, वापस कहाँ पे? संशोधन के लिए विधान सभा में जाएगा। और विधानसभा उसमें अगर माने, अगर जो उन्होंने बोला है, विधान परिषद ने बोला है, उन नियमों को अगर संशोधित करके भेजे या वैसे ही भेज दें पुनः कहाँ पे? विधान परिषद में, तो इसको पास, इसको स्वीकृति देना पड़ेगा, स्वीकृति देना पड़ेगा। ठीक है, के पास विधान परिषद के पास भेजा जाता है। यदि विधान परिषद उस विधेयक को दोबारा 1 महीने तक कार्रवाई न करे और उसे रद्द कर दे या उसे संशोधन दे जो विधानसभा को स्वीकार नहीं हो, तीनों अवस्था में यह बिल दोनों सदनों द्वारा पास समझा जाएगा। मतलब यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, विधानसभा जो है सर्वशक्तिशाली है। यहाँ पे विधानसभा के पास में शक्ति ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा शक्ति है, शक्ति है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्यों पहली बार का कहाँ है 3 माह तक को हो सकता है, दूसरी बार में कितना है भाई? आपने 1 महीने का बोला है ना। रद्द भी कर दे या 1 महीने तक रख ले, ठीक है, उसे पुनः भेज दे, तो भी ये तीनों अवस्था में दोनों सदनों से पास समझा जाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पढ़ा। अब यदि कोई बिल विधान परिषद में प्रस्तुत होता है तो वहाँ से पास होकर उसे राज्य विधानसभा में भेजा जाता है, किंतु विधानसभा उसे रद्द कर दे तो वह विधेयक रद्द मान लिया जाएगा। यहाँ पे भी किसकी है शक्ति? राज्य विधानसभा की। इस प्रकार विधायी क्षेत्र में विधानसभा ही कानून का निर्माण कर सकती है। ठीक है, अब है कार्यपालिका पर नियंत्रण। अगला हमारा आता है कार्यपालिका पर नियंत्रण। ये अगला शक्ति है। कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। फलस्वरूप राज्य विधानसभा का मंत्रिपरिषद के ऊपर पूरा नियंत्रण रहता है। कार्यपालिका के संबंध में जिन राज्यों में द्विसदन विधायिका है वहाँ राज्य परिषद की शक्ति काफ़ी सीमित है, क्योंकि कार्यपालिका केवल राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है ना, केवल राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। अतः राज्य परिषद के सदस्य मंत्री परिषद से प्रश्न पूछ सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकते हैं, पर उसे हटा नहीं सकते। ठीक है, उन्हें हटा नहीं सकते। ये यहाँ पे आपको पता होगा कि विधान परिषद ही महत्वपूर्ण है, विधानसभा ही महत्वपूर्ण है। अब है चुनाव संबंधी कार्य। राज्य विधानसभा के सदस्य चुनाव संबंधी कार्य भी कर सकते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। यह अधिकार विधान परिषद को प्राप्त नहीं है। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें विधानसभा के निर्वाचित, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, भाग लेते हैं।
विधानसभा के सदस्य विधान परिषद के एक तिहाई जो सदस्य रहते हैं उनको चुनाव करते हैं। विधानसभा के सदस्य ही राज्य के प्रतिनिधियों को चुनकर राज्यसभा में भेजते हैं। जो जैसे मध्य प्रदेश से कितने हैं, 11 राज्यसभा में जाते हैं। तो जो प्रतिनिधियों का चुनाव होता है उसको कौन चुनता है, विधानसभा के सदस्य। तो यहाँ पे भी विधानसभा की शक्ति ज़्यादा हो गई है। ठीक है। संविधान में संशोधन करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को प्राप्त है। ये संवैधानिक कार्य आ गया। राज्य विधानमंडल को संविधान में संशोधन करने की कोई महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है। लेकिन कुछ अगर राष्ट्रपति से संबंधित चीज़ें हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई संशोधन हो रहा है तो वहाँ आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक है। मतलब वहाँ पे भी राज्यों की विधानसभा की सहमति, तो यहाँ पे भी विधानसभा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अरे वित्तीय शक्तियाँ, राज्य के वित्त पर विधानसभा का पूरा नियंत्रण होता है। संविधान के अनुच्छेद 198 के अनुसार वित्त विधेयक विधान परिषद में पेश नहीं किए जाते, उन्हें केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है। आर्टिकल 198 ध्यान रखना है। राज्यसभा विधानसभा की अनुमति के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, और ना ही राज्य का धन व्यय किया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। अब आगे आता है वित्तीय शक्तियाँ। प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारंभ होने से पहले राज्य विधानसभा में आगामी वर्ष के लिए अनुमानित आय व्यय का ब्यौरा वित्त मंत्री द्वारा बजट के रूप में पेश करवाता है। ठीक है, प्रत्येक वित्त वर्ष के आरंभ होने से पहले राज्यपाल विधानसभा में आगामी वर्ष के अनुमानित आय का ब्यौरा वित्त मंत्री द्वारा बजट के रूप में करवाता है। कौन? वित्त मंत्री। ठीक है, विधानसभा में पेश करवाता है। वित्तीय शक्तियों में ही विधानसभा के पास होने पर धन विधेयक विधान परिषद के पास भेजा जाता है। विधान मंडल द्विसदनीय है तो विधान परिषद उस विधेयक को अधिक से अधिक 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। 14 दिन बाद चाहे विधान परिषद उस पर बिल को रद्द ही क्यों ना कर दे, वह विधेयक पास मान लिया जाएगा। उसके बाद वह राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल को धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है। ठीक है, धन विधेयक पर वीटो पावर नहीं लगा सकता है ना, वीटो पावर का यूज नहीं कर सकता। कौन? राज्यपाल। अन्य कार्य, राज्य विधानमंडल को कुछ अन्य कार्य भी सौंपे गए हैं जो निम्नलिखित है। यदि कोई सदस्य विधानसभा का अनुशासन भंग करता है तो सदन की कार्यवाही शांतिपूर्वक नहीं चलने देता है, तब सदन उस सदस्य को सदन में से निलंबित कर सकता है। तब सदन है ना, तो मतलब कौन? अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष उसको निलंबित कर सकता है। विधानसभा विरोधी दल के नेता को विशेष स्थिति प्रदान करने के लिए विधेयक पास कर सकती है ना। विधानसभा विरोधी दल के नेता को विशेष स्थिति मतलब जो नेता प्रतिपक्ष है, जैसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है तो ये विधानसभा को ही शक्ति प्राप्त है ना। अन्य कार्य में राज्य विधानसभा किसी व्यक्ति को सदन के विशेषाधिकार के उल्लंघन करने पर दंड दे सकती है। विधानसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके विधान परिषद की स्थापना एवं समाप्ति का प्रार्थना कर सकती है। तो विधान परिषद की समाप्ति और स्थापना में ही विधानसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके इसको कर सकती है। विधानसभा विधान परिषद के साथ मिलकर लोक सेवा आयोग की शक्तियों को बढ़ा सकती है। ठीक है, लोक सेवा आयोग की शक्ति भी बढ़ा सकती है, सदस्यों की शक्ति है ना। राज्य विधान विधायिका एवं सदस्य राज्य
जो राज्य विधानमंडल कानून बनाने की प्रक्रिया सामान्यतः दो प्रकार के विधेयक होते हैं, धन विधेयक और साधारण विधेयक। अभी हमने देखा था इसमें क्या चीज़ें रही थी, सामान्य विधेयक और धन विधेयक के संबंध में चीज़ें हमने ऊपर देखी थी। आगे हम देखते हैं धन विधेयक। धन विधेयक का संबंध कर लगाने, हटाने, कम करने, बढ़ाने और अन्य खर्चों से होता है ना। ये चीज़ें होती है तो कौन सा विधेयक लाया जाता है, धन विधेयक। धन विधेयक के संबंध में विधानसभा की को सारी शक्तियाँ प्राप्त है और विधान परिषद का कुछ भी वास्तविक शक्ति नहीं है। धन विधेयक केवल विधानसभा में ही आरंभ हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। विधानसभा के सदस्य इसमें कोई कटौती नहीं कर सकते, परंतु वे किसी रकम को बढ़ा भी नहीं सकते हैं, है ना। धन विधेयक वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है। वित्त मंत्री इसको 1 अप्रैल से पूर्व विधानसभा के सामने पेश करता है ना। और बजट के 2 भाग होते हैं। पहले भाग में वह खर्चा दिखाया जाता है जो राज्य की संचित निधि से प्राप्त होता है, ठीक है। संचित निधि से होने वाले खर्चों के लिए विधानसभा से मत लेने की आवश्यकता नहीं है। शेष सभी खर्चे अनुदानों के लिए डिमांड्स के रूप में पेश किए जाते हैं, अनुदान के रूप में, ठीक है। अब आता है विधानसभा सदस्यों को उन मांगों को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने या कम करने का अधिकार है, परंतु किसी मांग को बढ़ाने का अधिकार नहीं है। विधानसभा के सदस्य उनमें कोई नई मांग भी नहीं जोड़ सकते। अनुदान के लिए कोई भी मांग राज्यपाल की सिफारिश के बिना विधानसभा के सामने नहीं रखी जा सकती, है ना। तो अनुदान के लिए अगर कोई मांग है तो उसके लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। जैसे ही विधानसभा ने अनुदान के लिए मांगे स्वीकार कर ली, वैसे ही उनको तथा संचित निधि से होने वाले खर्च को विनियोग विधेयक के रूप में पेश किया जाता है और विधानसभा उसको औपचारिक रूप से पास कर देती है। विशेष कर लगाने, बढ़ाने या कम करने संबंध में सरकारी प्रस्तावना विधानसभा सदस्यों को किसी कर को स्वीकार, अस्वीकार या कम करने का अधिकार है, परंतु उन्हें नए कर को लागू करने अथवा बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। नए कर लगाने और पुराने करों को बढ़ाने के लिए सारी जो भी चीज़ें हैं केवल वित्त मंत्री द्वारा ही रखी जा सकती है। सारी जो भी मतलब इससे संबंधित जो भी सारी बातें मतलब नियम है, उपाय है, जो भी बनेंगे अधिनियम, वो केवल वित्त मंत्री द्वारा ही रखे जा सकते हैं। इस प्रकार जब दोनों धन विधेयक विधानसभा द्वारा पास कर दिए जाते हैं तो उन धन विधेयक पर विधान परिषद को 14 दिन के अंदर संशोधन के लिए सिफारिश करने का अधिकार है, परंतु यह विधानसभा की इच्छा पर निर्भर है कि वह इन सिफारिशों को माने या ना माने, ठीक है। तो ये धन विधेयक के बारे में हमने देखा। धन विधेयक, इसके बाद विधेयक राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल धन विधेयक पर स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकता। राज्यपाल के हस्ताक्षर के पश्चात वह विधेयक कानून बन जाएगा। इस प्रकार धन विधेयक राज्य विधानमंडल में पारित किया जाता है। साधारण विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, एक निजी सदस्य विधेयक और सरकारी। मतलब जो निजी सदस्य विधेयक है, निजी सदस्य विधेयक, इसको कोई भी ला सकता है। मतलब जो कैबिनेट में शामिल नहीं है वह भी पेश कर सकते हैं, और या जो विपक्ष दल के नेता या कोई जो मंत्री नहीं है, सामान्य विधायक है, वह पेश कर सकते हैं, ठीक है। तो और जो सरकारी विधेयक इनको कौन, जो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री हैं, सरकारी विधेयक को जो कैबिनेट मंत्री हैं या राज्य मंत्री है उनके द्वारा ही पेश किया जाता है। साधारण विधेयक न केवल मंत्री बल्कि विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों द्वारा भी रखे जा सकते हैं, है ना। साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में से प्रारंभ किए जा सकते हैं, अर्थात
वे सबसे पहले विधानसभा में नहीं बल्कि विधान परिषद में भी रखे जा सकते हैं। अब है विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधायक को विधानसभा में किस प्रकार से चीज़ें होती हैं, तो विधेयक को कानून बनाने के लिए राज्य विधानमंडल में निम्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इसमें कोई विधेयक है, चीज़ें हैं, तो उस विधेयक को पहले प्रथम पाठन होता है, फिर उसका दूसरी बार पाठन होता है, चीज़ें, उसके बाद में ये प्रवर समिति के पास जाता है। प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है, फिर तीसरी बार उसको पाठन होता है ना। ये विधेयक दूसरे सदन में जाता है, दूसरे सदन में विधेयक जाता है और अंतिम रूप से राज्यपाल की अनुमति पर यह अधिनियम बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको विशेष जो और इसको आपको गहन तरीके से जो पॉलिटी पढ़ाएंगे सर वो बताएंगे आपको। यहाँ पे मैंने आपको इसका जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताया है, किस प्रकार की प्रक्रिया होती है ना। इसको आप जब पॉलिटी आपको संबंधित जो भी सर पढ़ाएंगे वो आपको और गहन अध्ययन करवाएंगे। ठीक है, बेसिक जानकारी मैंने ये बता दी है। पहली पाठन प्रथम द्वितीय, फिर प्रवर समिति, फिर प्रवर समिति का प्रतिवेदन आता है, तीसरी बार पाठन होता है, फिर दूसरे सदन में जाता है, दूसरे सदन में पास होने के बाद में राज्यपाल की अनुमति के बाद में अधिनियम या कानून बन जाता है। ठीक है, राज्य विधानमंडल की शक्तियों की परिसीमाएं। ठीक है, मतलब कुछ लिमिटेशन भी है विधानसभा या राज्य विधानमंडल को। यदि राज्य विधानमंडल को बहुत व्यापक शक्तियां दी गई है, परंतु राज्य विधानमंडल को संविधान में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है ना। ये आपको मेंस एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, यही का यही क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप मेंस के हिसाब से देख सकते हैं। राज्य विधानमंडल को संवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है, परंतु यदि इसका कोई कानून संसद के कानून का विरोधी है तो संसद का कानून लागू किया जाएगा। राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून उस हद तक रद्द समझा जाएगा जहाँ तक संसद के कानून का विरोधी है। मतलब इसका अर्थ ये है, आपको यहाँ पे बता देता हूँ मैं सामान्य सरल भाषा में। संवर्ती सूची जो हमारी 7वीं अनुसूची में जो तीसरी अनुसूची है, कौन सी है? संवर्ती अनुसूची। और इसमें टोटल कितने विषय दिए गए हैं? 52। वर्तमान में मूल रूप से 47 थे। ठीक है, तो अगर कोई विषय है XYZ, उस पर कोई कानून आता है, अब उसी प्रकार का जो कानून है, मतलब जैसे विधानमंडल ने बनाया और उसी पर कानून संसद ने बनाया, तो यहाँ पर जो कानून प्रभावी होगा वो कौन का होगा? संसद का होगा। प्रभावी कौन का होगा? संसद का होगा। ये ध्यान रखना, ये इसमें लिखा हुआ है। आगे आता है कि राज्य विधानमंडल को संघ सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार नहीं है। जो संघ सूची है संविधान का मैंने बताया था 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। तो जो विधानमंडल है उसको संघ सूची और संवर्ती सूची पर अधिकार है। लेकिन अगर कोई कानून है जो राष्ट्र की एकता और अखंडता पे संबंधित हो या राज्यसभा अनुमति दे दें, जैसे संघ सूची पे बनाने का तो अधिकार है ही नहीं, राज्य सूची के जो कानून है उस पर भी आर्टिकल 249 या आर्टिकल 253 के तहत अगर संसद बोल दें, संसद में कानून बन जाए कि इससे संबंधित राज्य कानून नहीं बनाएगा, तो कौन बनाएगा? संसद बनाएगी, है ना। तो यहाँ पे परिसीमाएं हैं। कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकते हैं। मतलब ये राज्य विधानमंडल उदाहरण ऐसे विधेयक जिनका संबंध दूसरे राज्य अथवा राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम पर
रुकावट लगाने और उनके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेना अनिवार्य है। राष्ट्रपति मतलब केंद्र, ठीक है। तो ये कुछ परिसीमाएं थी जिनको यहाँ पे बताया है। कुछ राज्य विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है, इसलिए राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति के लिए ऐसे विधेयक को आरक्षित रख लेता है आर्टिकल 200 के तहत, है ना। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ऐसे विधेयक कानून नहीं बन सकते। इस प्रकार अनेक शक्तियों के बाद भी कहीं ना कहीं विधानमंडल पर प्रतिबंध जरूर लगाए गए हैं। एक साधारण बिल के पारित होने पर दोनों सदनों को समान दर्जा प्राप्त है, लेकिन असहमति के मामलों में विधानसभा की शक्ति परिषद से ज़्यादा है। संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है वहाँ का कोई प्रावधान नहीं है। अगर कोई असहमति होती है तो विधानसभा की द्वारा जो चीज़ें हैं, विधानसभा की शक्ति ज़्यादा है तो उसको पारित मान लिया जाता है। विधान परिषद संविधान संशोधन विधेयक के समर्थन में भी निर्णय नहीं ले सकती है। विधान परिषद का अस्तित्व विधानसभा की इच्छा पर निर्भर करता है, जैसे हमने 2/3 सदस्यों की बात करी है। अब आता है विधानसभा और विधान परिषद में अंतर क्या है ना। तो विधान परिषद जो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन अथवा द्वितीय सदन होता है, उच्च सदन जैसे राज्यसभा के समान, है ना। तो यहाँ पे ये राज्यसभा और ये लोकसभा के समान, ठीक है। विधान परिषद उच्च सदन और द्वितीय सदन। विधान परिषद विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन और प्रथम सदन होता है ना। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर साधारण बहुमत पद्धति से होता है। विधान परिषद एक स्थायी निकाय है जिसका विघटन नहीं किया जा सकता, परंतु 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति क्या सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है ना। यहाँ पे कार्यकाल अगर पूरा 5 साल का होता है वैसे तो, लेकिन बीच में भी बहुमत ना होने पर समाप्त हो सकता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा इसे भंग किया जा सकता है, या फिर बहुमत समाप्त होने पर भी विधानसभा भंग हो सकती है। विधानसभा परिषद के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या की 1/3 होती है, परंतु वह 40 से अधिक किसी भी अवस्था में नहीं हो सकती। लेकिन अपवाद भी है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होगी? 500, न्यूनतम 60, लेकिन इसके भी अपवाद हैं, ठीक है। विधान परिषद राज्य के कुछ विशेष वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है ना। इसमें अलग अलग शिक्षा और यूनिवर्सिटी समाज से जो लोग हैं, ऐसा मतलब इसमें विभाजन किया गया है। विधानसभा की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करती है। हाँ? विधान परिषद के सदस्य राज्य की मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। राज्य की मंत्री परिषद के सदस्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विधान परिषद में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पद से हटाने नहीं किया जा सकता। वह मंत्री परिषद के कार्यों की जांच आलोचना ही कर सकता है, जो प्रश्न पूरक प्रश्न पूछकर तथा स्थगन प्रस्ताव द्वारा कर सकता है, हटा नहीं सकता है। विधानसभा मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है, उसको पद से हटा सकती है। धन विधेयक विधान परिषद में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है, और धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, विधान परिषद में धन विधेयक नहीं। विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन या निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते हैं। विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य विधानसभा के निर्वाचित राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। विधानसभा के समक्ष कार्यों का क्रम, कुछ कार्य को क्रम है, मतलब जो विधानसभा
के समक्ष कार्यों का क्रम है। जैसे यदि अध्यक्ष अन्यथा निर्देश दे तो सभा के समक्ष कार्य के लिए निर्देशों को सापेक्षता निम्नलिखित क्रम है। जैसे शपथ और प्रतिज्ञान होता है। जैसे कोई विधानसभा है, जैसे 16वीं विधानसभा है का गठन हुआ, 16वीं विधानसभा का गठन हुआ तो उसका एक क्रम होगा। जैसे या प्रत्येक वर्ष का एक क्रम होता है, प्रत्येक जो चीज़ें होती है, प्रत्येक वर्ष के प्रथम जो अधिवेशन होता है उस पर राज्यपाल का अधिवेशन होता है। तो शपथ एवं प्रतिज्ञान होता है सबसे पहले, फिर राज्यपाल का अभिभाषण होता है, फिर मंत्रियों का परिचय होता है, फिर निधन, अगर कोई का निधन हो गया हो, कोई पूर्व मंत्री या पूर्व विधानसभा सदस्य, तो उसका उल्लेख होता है। प्रश्न होते हैं, अल्प सूचना के प्रश्नों को शामिल किया जाता है। फिर सभा का कार्य स्थगित करने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति होती है। विशेष अधिकार भंग संबंधी प्रश्न होते हैं। नियम 267 के अधीन ऐसे मामलों को उठाना जो उचित नहीं है सभा पटल पर रखे जाते हैं वाले पत्र होते हैं और राज्यपाल का संदेश होता है। तो इस प्रकार की ये स्रोत है एमपी विधानसभा, यहाँ से लिया गया है। कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो मैंने ये दिया है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये क्रम होता है। अब है मध्य प्रदेश में संसद में प्रतिनिधित्व। तो लोकसभा में जो 1956 में कितनी सीटें थी? 36 सीटें थी। बाद में ये बढ़ के जब विधानसभा, जब छत्तीसगढ़ हुआ अलग, तब ये 2000 में कितनी हो गई थी? 40 हो गई थी। मतलब बाद में बढ़ गई है, ये 1976 के लगभग बढ़ी है ना। 4 सीटें तो 36 से 40 हो गई थी। वर्तमान में 29 सीटें हैं, है ना। ये 40 में से जो 11 सीटें छत्तीसगढ़ को दे दी गई है। और राज्यसभा की वर्ष 1956 में 16 सीटें थी, वर्तमान में 5 सीटें हैं और 11 सीटें हैं और 5 सीटें कहाँ दी है? सीजी में, ठीक है, 4 सीटें। एससी जो हमारी अभी वर्तमान में 29 सीटें हैं, 29 में से 4 एससी के लिए आरक्षित है। उज्जैन, भिंड, टीकमगढ़, देवास, शाजापुर लोकसभा क्षेत्र। एसटी के लिए 6 हैं, शहडोल, मंडला, बैतूल, धार, रतलाम, झाबुआ और खरगोन। तो ये संसद में प्रतिनिधित्व है। और हमारा जो विधानसभा का हमने देखा ही था, विधानसभा 1956 में 288 थी, है ना। बाद में ये बढ़ गई चीज़ें और अभी वर्तमान में 229 है। 229 विधानसभा, मतलब अपनी विधानसभा सीटें 230 विधानसभा सीटें हैं। उसमें से 33 एससी के लिए और 47 एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए आरक्षित हैं। 230 है ना, ठीक है, ध्यान रखना है। 231 थी, वो 29, 231 थी। लेकिन एंग्लो इंडियन जो है, एंग्लो इंडियन का जो मनोनयन है वो उसको हटा दिया गया है, एक सीट है 231, ये इसके लिए कन्फ्यूजन हुआ था थोड़ा सा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हमने यहाँ पे देखी और हमारा मध्य प्रदेश विधानसभा से संबंधित सभी चीज़ें हमने एक लेक्चर, 2 लेक्चर और तीसरे लेक्चर में कंप्लीट की। तो आप लोगों को ये कैसा लगा, क्या है? अगर इसमें कोई कमी आपको लगी हो तो आप आवश्यक रूप से कमेंट करें, जिससे हमें पता चले। और अगर अन्य कोई महत्वपूर्ण अगर कोई जानकारी है जो कोई छूट गई हो, कोई बहुत महत्वपूर्ण अगर तथ्य हो, जो कोई क्वेश्चन पूछे गए हों, वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और आप हमारी इस क्लास के बारे में कमेंट कर सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और आगे हम हमारी जो क्लासेस हैं उसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में देखेंगे, है ना। तो आप सभी विद्यार्थी इसी प्रकार से जुड़े रहिए। निरंतर आपको कुछ दिनों में कक्षाएं मिलती रहेगी यूट्यूब पर। अभी कुछ विलम्ब हो रहा है, कुछ दिन में आपको मिल रही है मेरी क्लासेस, लेकिन अभी कुछ समय स्वास्थ्य और सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ समय से 10 दिन के पश्चात आपको व्यवस्थित रूप से क्लासेस यूट्यूब चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।